हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल CUT अकेडमी ऑनलाइन, जहां पर हम बोर्ड्स के लिए तैयारी करने वाले हैं। और ये वीडियो ना सिर्फ आपको बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 दिलवाएगा, बल्कि इकोनॉमिक्स की परसेंटाइल को भी 100 करेगा। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा और मेरे साथ एंड तक जुड़ना होगा, क्योंकि एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। सो चलो, आज का सेशन है हमारा इकोनॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में से मोस्टली देखा गया है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं और इसकी वेटेज होती है ऑलमोस्ट 10 मार्क्स की, यानी कि आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हो। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको लगता है यार आईडी ही तो है, लास्ट डेज में हो जाएगा, बट आईडी में काफ़ी बच्चे ये टॉपिक छोड़ देते हैं ये समझकर कि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। सो आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। अब ये जो टाइम पीरियड था ना, ये इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आया था। इसमें हम जानेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने इस टाइम ड्यूरेशन में वो क्या क्या चेंजेस लेकर आए थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को कितना अफेक्ट पड़ा था। और जानेंगे जो न्यू पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स 1991 में आई हैं, जो कि हमने हमारी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि 1991 में ऐसे कौन से रिफॉर्म्स लाने पड़े थे इस टाइम ड्यूरेशन की वजह से। सो हमारा आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग। सो हम प्लानिंग वर्ड से थोड़ा डिस्कस करते हैं। हम सभी को पता है कि प्लानिंग का मतलब, हम किसी भी काम को जब करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बोला दैट आपको इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, और बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस सेशन को एंड तक देखना होगा। तो जब आप सारी चीज़ें प्लान करोगे दैट मुझे आज ये वाला टॉपिक करना है, इस टॉपिक में से मुझे ये सारी चीज़ें निकालनी है, मुझे एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 लाने की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके लिए आपने एक प्लान रेडी कर रखा है। उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने भी हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उसकी रीच को इंक्रीज़ करने के लिए और हमारी कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो पेस है उसे इंक्रीज़ करने के लिए इकोनॉमिक प्लान लेके आई थी। अब इकोनॉमिक प्लान क्या होता है, देखो, जैसे हमारा घर होता है ना, हम मम्मा पापा जब घर चलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उनकी जो भी सैलरी होती है उनमें से सारे पोर्शंस डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि किसी के घर, जैसे हमें अगर फॉर एग्जांपल किसी के पापा की सैलरी 40,000 है, तो पापा क्या करते हैं दैट 40,000 अगर सैलरी है तो 10,000 हमारे घर के खर्चों में निकल जाएंगे। 10,000 में स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और जो भी अपना छोटा मोटा खर्चा निकालना है वो हो जाएगा। 10,000 हमारी सेविंग्स होगी और 10,000 अपना वेकेशंस में निकाल दिया। फिर इस तरीके से हमने हमारी जो भी सैलरी होती है उसको अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर रखा होता है, प्लान कर रखा होता है कि हमें ये चीज़ कहाँ पे खर्च करनी है। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी इकोनॉमिक प्लान को इसी तरीके से प्लान किया था दैट हमारी कंट्री में जो भी पैसा आ रहा है वो हम कहाँ लगाएंगे, कितना बजट होगा हमारा, और वो चीज़ें कैसे पूरी शेड्यूल की गई थी, प्लानिंग की गई थी। तो सबसे पहले जानेंगे इकोनॉमिक प्लान क्या होता है। देखो बच्चा, इकोनॉमिक प्लान ना बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गवर्नमेंट ने अपने टारगेट्स को पहले ही डिसाइड कर लेती है। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला दैट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया हमारा, हेल्थ सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने ना अपने टारगेट्स पहले ही बना रखे होते हैं गवर्नमेंट ने। एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और हमारा एयरवेज, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका एक प्लान रेडी किया जाता है दैट हम इस साल स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स पर ज़्यादा जोर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इन चीज़ों में आगे बढ़ना होता है, ग्रोथ करनी होती है। उसी तरीके से इकोनॉमिक प्लान में भी क्या होता है, कुछ सेट ऑफ टारगेट्स बनाए जाते हैं विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पूरा करने के लिए। जैसे मैंने आपको सैलरी का एग्जाम्पल दिया, तो हम सबको पता है कि सैलरी 1 मंथ, मतलब 1 मंथ हम काम करते हैं तो मंथ के एंड में हमें हमारी सैलरी मिलती है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो हमें क्या पता होता है कि वो 40,000 हमें मंथ, एक महीने में, मतलब उस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमारा सारा खर्चा निकल जाए। सेम इकोनॉमिक प्लान भी जो है आपका बच्चा 5 ईयर्स के लिए बनाया जाता था, जिसमें गवर्नमेंट ये देखती थी कि किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना है ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तेज हो सके। चलो, हमें ये पता चल गया कि इकोनॉमिक प्लान क्या होता है। अब हम जानेंगे दैट इकोनॉमिक जो हमारी है वो कितने टाइप्स के होते हैं और गवर्नमेंट ने उसे किस हिसाब से क्लासीफाई कर रखा है। तो देखो, इकोनॉमिक्स, जो हमारी इकोनॉमी है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले आता है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखो, इसके नाम में ही पता चल रहा है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है, देखो इसमें सोशल आप देख सकते हो,
सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जिसमें जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक के सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती है। उनका जो फर्स्ट मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर होता है। जैसे कि रशिया में क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो की जाती है। अब आप सोचोगे मैम अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो क्या सिर्फ गरीबों के बारे में सोचा जाएगा, जो रिच पर्सन है उसके लिए कुछ नहीं? तो देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी का ना जो मेन मोटो होता है वो ये होता है कि हमारी कंट्री में जो गरीब लोग हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे सके। क्योंकि देखो जो रिच पर्सन है, जो बिजनेस रन कर रहा है, उनका तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चल ही रहा है, बट जो गरीब है वो जो बेसिक नेसेसिटीज़ को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में सोचने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देन गवर्नमेंट की होती है कि हम अपने कंट्री को सोशलिस्ट इकोनॉमी के बेस पर चलाएंगे, जिसमें हम गरीबों के बारे में स्पेसिफिकली सोचेंगे, उन्हें जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें देनी है उसके बारे में प्लान किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे, इस नोट्स में हम अच्छे से पढ़ेंगे दैट ये होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ना जो मेन मोटो होता है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दैट हम जो भी इंडस्ट्रीज़, कंपनी या फिर मैन्युफैक्चरर है वो जो भी चीज़ें रन कर रहा है उसका मेन मोटो होता है कि मुझे इससे प्रॉफिट मिले। मुझे कोई मतलब नहीं है हमारे देश के गरीबों से, मुझे मतलब है कि मेरा सामान बिके और मुझे सबसे ज़्यादा पैसा मिले। यानी कि इसमें किस चीज़ के बारे में ध्यान दिया जा रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में। तो आप ना कीवर्ड्स पकड़ो। देखो रट्टा लगाने को तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि रट्टे वाली चीज़ें ना एग्जाम हॉल में काम ही नहीं आ रही है। मैं खुद मिड टर्म में आई स्टिल रिमेंबर दैट मैंने एक टॉपिक था इकोनॉमिक्स का जो रट के गई थी, मैं लिटरली रट के गई थी उसमें, और मैं एग्जाम हॉल में ब्लैंक हो गई क्योंकि रट्टा लगाया हुआ था ना। वो क्वेश्चन आया तो सही लेकिन घबराहट के मारे मैं भूल गई दैट इसमें क्या लिखना था। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना, रट्टा तो लगाना ही नहीं है। अपने सारी चीज़ें अच्छे से समझ के जाओ और एंड में जो सरप्राइज़ है उसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं रहना आपके पास। चलो जी, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने क्या देखा कि इसमें जो बिजनेसमैन होते हैं वो किस पे ध्यान देते हैं? अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रेदर देन सोशल वेलफेयर। और बच्चा जो कीवर्ड्स मैं बोल रही हूँ ना उन पे थोड़ा जोर डालना, बिकॉज इकोनॉमिक्स में कीवर्ड्स के भी मार्क्स मिलते हैं। काफ़ी बच्चों को कंटेंट पता होता है दैट क्या लिखना है, बट वो कीवर्ड्स वो यूज़ नहीं कर पाते हैं ना, उनकी वजह से उनका नंबर कट जाते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसको कंबाइन कर दिया हो। यानी कि हम लोग गरीबों के बारे में भी सोचेंगे और जो हमारी अमीर मतलब जो हमारे रिच क्लास पीपल है उनके बारे में सोचा जाएगा। यानी कि हम गरीबों को जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उसको तो देंगे ही देंगे, एज वेल एज हम बिजनेसमैन के बिजनेस में भी सपोर्ट करेंगे ताकि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मिक्स्ड इकोनॉमी में ली जाती है। सो अब हम पढ़ेंगे डिटेल्ड वे में कि ये कैसे इम्प्लीमेंट की जाती हैं और ये एक्चुअल में होती क्या है। चलो जी, आई होप इतना समझ में आया और आपको, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी ये चीज़ें समझ सके, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं लेना। चलो जी, हम आते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखो मैंने अभी बताया था आपको लोगों को कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ही होता है सोशल वेलफेयर। इसका मतलब होता है सोशल वेलफेयर, यानी कि वो इकोनॉमी जिसमें जो गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैं बार बार इन कीवर्ड्स पे जोर इसीलिए दे रही हूँ ताकि आपको वर्ड्स भी वो बार बार रिकॉल हो सके और आप उसको ईजिली समझ सको। चलो जी, इकोनॉमिक एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें जो प्रोडक्शन है ना वो कौन ओन करता है? हमारी गवर्नमेंट चलाती है। कौन ओन करता है? हमारी गवर्नमेंट चलाती है। यानी कि जैसे कोई कंपनी रन करनी है तो वो कंपनी जो है वो गवर्नमेंट ही रन करेगी। क्यों? ताकि उसमें जो भी सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रिच क्लास के लिए मैन्युफैक्चर नहीं हो, वो गरीब लोगों के लिए भी मैन्युफैक्चर हो, क्योंकि उसका जो मोटो होता है वो ये होता है दैट हम सोशल वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम करें रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और इसके एग्जाम्पल में आप याद से रशिया लिख के आना। बहुत सारे बच्चे लिख तो देते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, बट जनरली एग्जाम्पल भूल जाते हैं। तो रशिया इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि रशिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी है, यानी कि वहाँ पे जितनी भी कंपनीज रन होती हैं या फिर जितनी भी इंडस्ट्रीज रन होती है उसको कौन ओन कर रखा होता है? गवर्नमेंट। यानी कि उसका ऑनर कौन है? गवर्नमेंट। और वो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रन करते हैं और सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। अब देखो कभी भी आप आंसर फ्रेम करते हो ना तो उसके साथ ट्राई करो दैट आंसर्स के साथ साथ ना आप, जैसे मैंने बोला कि कुछ हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स को मार्क करते हुए चलो। आपने पेन से पूरा आंसर लिख दिया। अब जैसे इसमें मैं बार बार किस वर्ड पे
जोर दे रही हूँ, सोशल वेलफेयर, उसको अंडरलाइन कर दो, क्योंकि अंडरलाइन से भी ना आपका आंसर काफ़ी इम्पैक्टफुल लगता है टीचर को और वो आराम से आपको अच्छे नंबर दे सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है वो कौन रन करता है, उसमें जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम है वो रन करता है जो हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, या फिर जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, या फिर बिजनेसमैन होते हैं, वो ये सारे प्रोडक्शन को रन कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बिजनेसमैन या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट का जो मेन मोटो होता है वो होता है पैसे कमाना। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो एज अ बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो दिमाग होगा वो किस साइड होगा, दैट मुझे ना मेरे प्रोडक्ट को सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लाने हैं। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरे प्रोडक्ट से गरीबों को क्या फ़ायदा हो रहा है, मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा हो रहा है। मेरा मेन मोटो ही होगा कि मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपनी कंपनी में लाना है। यही सेम चीज़ होती है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। जैसे कि अमेरिका, इसका एग्जाम्पल है आपका अमेरिका, कि अमेरिका में क्या फॉलो होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्लीज़ एग्जाम्पल्स लिख के आना, आपका आंसर बहुत इम्पैक्टफुल लगेगा। देन अब आप बोलोगे ठीक है हमने मान लिया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्शन हब होती है या फिर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती है वो कैसे डिसाइड होती है कि हम क्या चीज़ किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखो, जो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है ना, उसमें जो आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो कैसे डिसाइड किया जाता है, बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है आप उसी चीज़ की सप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने देखा यार मार्केट में ना आजकल लोग जैम्स बहुत खा रहे हैं, ठीक है, या फिर चॉकलेट्स की बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, तो मैंने कहा मैं भी चलाती हूँ। तो मैंने क्या करा, डिमांड को देखते हुए चॉकलेट की जो मैन्युफैक्चरिंग थी या प्रोडक्शन थी उसको अपनी इंडस्ट्री में इंक्रीज़ कर दिया, उसको अपने मैन्युफैक्चरिंग हब में इंक्रीज़ कर दिया। और मैंने देखा यार चॉकलेट की सेल तो बढ़िया हो रही है मेरी, तो फिर मैंने और बना दिया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, दैट डिमांड एंड सप्लाई की चेन पर ये डिसाइड करते हैं बिजनेसमैन कि हम जो सामान मार्केट में लाएंगे वो होना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो, रेदर देन वो कि ये गरीबों को फ़ायदा करेगा उनका, क्योंकि प्राइम मोटो ही होता है पैसे अर्न करना। अब ना काफ़ी बार एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया इसमें, वो मैं आपको बता देती हूँ, कुछ बुक्स में दिया होता है कुछ में नहीं, और आपने पहले पढ़ा भी होगा। दैट देखो, जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी वो 3 सवालों से भरी हुई होती है। अब वो 3 सवाल क्या होते हैं, दैट हम सबसे पहला जो सवाल आता है वो होता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है दैट हम क्या चीज़ बनाएं या फिर किस चीज़ से बनाएं। देखो, हम सभी को पता है कि कोई भी कंट्री ना कोई भी चीज़ जब सामान बनाती है तो वो अपने देश के हालातों को देखते हुए बनाती है। अब जैसे कि अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री ज़्यादातर क्या चाहती हैं कि हमारे देश में जो भी सामान बने ना वो कैपिटल इंटेंसिव हो, ठीक है, यानी कि वो ज़्यादातर मशीनरी से बनाई हुई चीज़ों को सेल करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजीज़ है। और कुछ ऐसे होते हैं जो आज भी मैन मेड या फिर वर्क फोर्स को ज़्यादा इम्प्लाई करते हैं। जैसे हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में भी मशीनरीज है, टेक्नोलॉजी है, बट स्टिल लोग क्या चाहते हैं कि इंसानों को काम पे रखें, और जो चीज़ मशीन से आप एक बार में 1000 निकाल सकते हो वो आज कई जगहों पे इंसान ही करते हैं, भले ही प्रोडक्ट 100 बन रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव हो गया हमारा और ये वर्कफोर्स वाला। तो जो मोस्टली कंट्रीज़ होती है ना वो अपने लोकेशन के हिसाब से अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग ये सेट करते हैं कि हम कैपिटल इंटेंसिव में जाएं या फिर हम लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें। तो इट्स डिपेंड ऑन देयर कंडीशंस। सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हम प्रोड्यूस क्या करें, हम बनाएं क्या। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि कंट्रीज़ ना डिमांड, जो जैसे कैपिटलिस्ट कंट्री है उसका मेन मोटो ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो आप सोचो, जिसका मेन मोटिव ही यही है कि वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे, वो एक चीज़ तो माइंड में लेके चलेगा ना, दैट मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड हो और जो वो डिमांड कर रहा हो उसी के लिए हम प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस में देन उन्होंने क्या चुना कि हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे या फिर बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें बनाएंगे। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला इंसान होगा ना वो कहेगा कैपिटल गुड्स बनाओ, यानी कि कार, लग्जरी वाली चीज़ें आ जाती है हमारी, जैसे कार्स हो गई, महंगी महंगी कार्स हो गई। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी ना, आप उसमें ज़्यादातर ऑब्जर्व करना कि जो ज़्यादातर गुड्स बनाते हैं ना वो कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा जोर डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक तो मोटिव होता है कि हमें हमारी इंडस्ट्री में प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, इस वजह से वो ऐसी चीज़ों को लेके जाते हैं। देन आपका थर्ड इसमें आता है
फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि हम किसके लिए बनाएं। आप किसके लिए बनाएं, देखो अब इसमें तुम कंफ्यूज मत हो ना, दैट फॉर हुम टू प्रोड्यूस इसका मतलब सिंपली होता है कि हम जो भी अपना प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, हम जो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं, वो हम किसके लिए बनाएं, यानी कि उसमें हम अपना टारगेट किसको रखें, रिच क्लास को रखें या फिर पुअर क्लास को रखें। क्यों? क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो दो ही क्लास में जाएंगे ना। वैसे तो आई नो मिडिल क्लास भी होती है, बट जनरली इकोनॉमिक टर्म में हम दो लेके चलते हैं, एक रिच क्लास एंड एक पुअर सेक्शन। सो इसमें हम क्या देखते हैं दैट जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ना, तो एज अ बिजनेसमैन वो पहले तो ये डील करता है कि मेरा टारगेट ग्रुप कौन है। अगर मैं कार बना रहा हूँ, वो कार की कीमत अगर 50 लाख है, 1 करोड़ है, तो क्या पुअर क्लास उसको अफोर्ड कर सकती है? नहीं कर सकती है उसको अफोर्ड। इट मीन्स क्या है कि जो मालिक है, जो ओनर है उस कंपनी का, वो किसको टारगेट कर रही है? रिच क्लास को टारगेट कर रही है। एंड वैसे ही मैंने बोला दैट यार मुझे ना बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ बेचनी है, जैसे कि हमारा हो गया दाल चावल एंड जो हमारे स्नैक्स वगैरह होता है जैसे क्रैक्स, ओएस, कुरकुरे, ये क्या है हम बेसिक चीज़ों में रखते हैं, 5-10 रुपीज़ के पैकेट्स इजीली मिल जाते हैं। तो उनकी कंपनी ने क्या डिसाइड कर रखा है दैट यार हम ना अफोर्डेबल चीज़ें बनाएंगे ताकि गरीब भी उसको खरीद सके। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, रिच क्लास के पास पैसा है, वो तो महंगी चीज़ ले गई, और अगर उसको कोई ऐसी चीज़ें भी प्रोडक्ट आती है तो उसको खरीदने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारा टारगेट कौन है? पुअर क्लास। तो वो अफोर्डेबल पे ज़्यादा चलती है रेदर देन कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बनाएं और वो सेल ना हो। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, यानी कि आप रिच क्लास को टारगेट करना चाहते हो या फिर पुअर क्लास को टारगेट करना चाहते हो। ये इसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है। अगर एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन आ गया दैट व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तो कंफ्यूज मत होना, नया क्वेश्चन नहीं है ये। 11th में भी इसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड टॉपिक आया होगा आपका। और अगर स्टिल आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दूँगी और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो घबराना मत कि ये सेंट्रल इकोनॉमी तो पूरी बुक में नहीं थी, बुक में भी मिल जाएगी आपको, आप चाहे किसी भी पब्लिशर की बुक पढ़ रहे हो। चलो जी, अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी की स्लाइड। तो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी की स्लाइड में हम जानेंगे दैट जो ये मिक्स्ड वर्ड है ना, इससे हम क्या समझते हैं। देखो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट मिक्स्ड का मतलब होता है वो इकोनॉमी जिसमें सोशलिस्ट भी हो और कैपिटलिस्ट भी हो, जैसे कि इंडिया। अभी आपने इंडिया में देखा है कभी कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप जो है सिर्फ अफोर्डेबल प्रोडक्ट से बनाते हो या फिर बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ों बनाते हो? क्या हमारे कंट्री में रिच लोग नहीं है, रिच क्लास नहीं है जो ऐसे हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को खरीद सके या फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो? तो जो हमारी इकोनॉमी है ना, उसने स्टार्टिंग से ही ये रखा था दैट हम सोशलिस्ट की तरफ नहीं जाएंगे या फिर हम कैपिटलिस्ट की तरफ नहीं जाएंगे। हम कौन सी इकोनॉमी अपनाएंगे? मिक्स्ड। यानी कि हम जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें होती है वो तो गरीबों के लिए बनाएंगे। गवर्नमेंट रन करती है कंपनीज़ या फिर जो कंपनीज़ ओन करती हैं, उनमें तो वैसे प्रोडक्ट्स बनाए ही जाते हैं। बट जो दूसरे कंपनीज़ होते हैं जिनके ओनर कौन होते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, वो क्या करते हैं? वो टारगेट करते हैं रिच क्लास को और उनके नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो इसमें हमने क्या जाना दैट मिक्स्ड इकोनॉमी पर्टिकुलरली किसी भी इकोनॉमी को टारगेट नहीं कर रही है, वो अपनी दोनों ऑडियंस को लेकर चलती है। तो गवर्नमेंट तो पुअर लोगों के लिए सोच ही रहे हैं, बट जो रिच पीपल है उनके लिए जो अपने हमारे इंडस्ट्रीज जो कंपनीज प्राइवेट ओनर ओन कर रखा है या फिर रन कर रहे हैं, वैसे प्रोडक्ट भी देते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है दैट अगर ऐसा ही है तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे हमने कैपिटलिस्ट में तो जान लिया कि जो हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बाय डिमांड एंड सप्लाई चल जाएगा, लेकिन इसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे चलेगा वो भी तो बता दो। तो इसका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो चलेगा दो चीज़ों पे। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी आपकी दैट हमारी जो कंट्री है उसमें जो पुअर एंड जो रिच क्लास के बीच का डिवीज़न है उनमें कौन से प्रोडक्ट की नीड है, ठीक है। और सेकंड चीज़ हमारी हो जाएगी कि गवर्नमेंट तो पुअर लोगों के लिए ऑलरेडी वर्क कर रही होती है ना, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही होती है। तो हमने जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, उनके ओनर्स को भी अलाउ कर रखा है दैट आप अपनी अकॉर्डिंग आप जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं या फिर जो भी उसकी प्राइसिंग रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो इसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स देख लिए हैं। तो हम पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पूरी ऑडियंस को कवर अप कर रहे हैं ताकि कोई भी ये ना कह सके दैट यार मेरे इंटरेस्ट को तो लिया ही नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ गरीबों को सोचा जा रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन पे फोकस किया जा रहा है। तो हमारी कंट्री का मिक्स्ड इकोनॉमी लेने का मेजर रीज़न ही यही था कि हम हमारी कंट्री के दोनों ग्रुप्स को सेटिस्फाइड कर सके, ठीक है। चलो जी दीदी, ये तो समझ में आ गया हमें कि ऐसे हमारी इंडिया ने दोनों इकोनॉमी को लिया है। अब हम जानते हैं ग्रोथ क्या होती है। अच्छा, ग्रोथ से पहले ना
मुझे एक इसमें टर्म यूज़ होगी, उसके बारे में आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप लोगों को इस टर्म के बारे में नहीं पता तो इट्स ओके, मैं तुम्हें बताने के लिए। चलो जी, आप जानते हैं जीडीपी। देखो जीडीपी की ना पहले फुल फॉर्म जान लो, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीडीपी कहाँ से आ गया है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो जीडीपी सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना तो जो पूरे साल में हमारी कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई हैं उनका जो फाइनल कॉस्ट होता है ना, या फिर उनका जो फाइनल प्राइस होता है, उसी को जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में कहीं असर्शन रीजनिंग में दिख जाए ना दैट जीडीपी इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ ईयर, तो समझ जाना दैट वो जीडीपी की बात सही बोल रहा है, क्योंकि जीडीपी का मतलब ही होता है कि एक साल में हमारे देश ने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट प्राइस क्या है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। चलो जी दीदी, ये ग्रोथ कहाँ से आ गया एकदम से, हम तो अभी कैपिटलिस्ट उस पर थे। तो देखो हमारी गवर्नमेंट ने ना बड़े दिमाग लगा के हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग को स्टार्ट किया था। उन्होंने बोला हम सारी चीज़ों पे तो ध्यान देंगे ही, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक भी तो होने चाहिए ना जो लॉन्ग टर्म टॉपिक्स हो, जिन पे हम हमेशा मतलब बहुत मेजर टाइम तक ध्यान दें, तभी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज़ कर पाए। तो उसके लिए उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल्स का सहारा लिया। अब हम लॉन्ग टर्म गोल्स क्यों बोल रहे हैं, देखो शॉर्ट टर्म गोल्स हम किसको बोलते हैं, मतलब आप लोग एज अ स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब क्या होता है, एक हफ्ता, एक महीना, जैसे अगले महीना एग्जाम है तो मैं इस महीने से पढ़ूंगा, तो ये क्या है, आपका शॉर्ट टर्म गोल है ना, क्योंकि मुझे सब पता है एग्जाम के बाद कहीं नहीं बुक खुलने वाली दोबारा, वही हाल है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को डिवाइड कर दिया। और उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे गोल्स ना जो हमारे 5 ईयर प्लान्स आए या फिर जो प्लान्स हमारे नीति आयोग लेके आए उनमें होगा, वो आगे आ रहा है, अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, इसमें आपको सब मिलेगा। सो पहले जान लेते हैं ग्रोथ का मतलब क्या है। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना किसी भी कंट्री की, वो लिंक की जाती है जीडीपी से, कि उस देश की जीडीपी क्या है, और जीडीपी का मैंने आपको मतलब बता दिया है। अब आप कहोगे दीदी जीडीपी से क्यों लिंक करते हैं, जीडीपी का क्या लेना देना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारी कंट्री ये मान के चलती है दैट हमारी कंट्री में एक साल में जितने भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं या फिर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई है, बनाई गई हैं, उन सब को ना, उन सब का जो फाइनल प्राइस होगा उसको हम जीडीपी एज अ कंसिडर करते हैं। तो उसका मतलब होता है दैट हमारी कंट्री ने इतना सामान बनाया है और इतना सामान ही बेच रही हैं, तो उसको जीडीपी लेने का मेन पर्पज़ ये होता है दैट उससे हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि हमारी जीडीपी जो है ना उसने इतना आउटपुट बनाया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है। क्योंकि वो जो फाइनल आउटपुट हमें मिल रहा है वो तो तभी मिल रहा है ना क्योंकि इतना सामान हम लोगों ने बनाया है। अगर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं करते तो क्या फाइनल कॉस्ट या फिर फाइनल जो प्राइस है हमें वो मिल पाता, वो नहीं मिल पाता। इसीलिए जीडीपी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लॉन्ग टर्म गोल्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, घबरा जाते हैं दैट लॉन्ग टर्म गोल्स तो था ही नहीं, यही 4 गोल्स थे जिनके बारे में मैं आराम से डिटेल्ड में पढ़ा रही हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल स्किप मत करना, कहीं पेपर में सर खुजला रहे हो दीदी क्या है लॉन्ग टर्म गोल्स, ये तो पूरी बुक में हेडलाइन कुछ था ही नहीं, सब बुक में ही होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और वो ध्यान मुझे पता है जो देख रहे हैं वो अच्छे से दे रहे हैं, क्योंकि दीदी समझा रही है ना तो सब समझ में आएगा। चलो जी ये हो गया। अब हम जानते हैं दैट दीदी इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या मतलब है। इकोनॉमिक ग्रोथ से मैंने बता दिया ना दैट जीडीपी में जो फाइनल आउटपुट आ रहा है उसकी वजह से जो इंक्रीज हुआ है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसी का मतलब हम इकोनॉमिक ग्रोथ मान के चलते हैं। अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ ना मीनिंगलेस हो जाती है। आप कहोगे मीनिंगलेस क्यों हो जाती है, क्योंकि सामान तो हर साल हमारी कंट्री में बनाई जाती है। अब देखो कोई कंट्री है उसमें प्रोडक्ट तो बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट तो बन रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है, लेकिन वो मीनिंगलेस तब बन जाएगी जब उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो भी सेम पेस पे बने। आप कहोगे दीदी पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या लेना देना है लेना देना। देखो फॉर एग्जांपल हमारे घर में 4 लोग हैं, ठीक है, मुझे पता है 4 लोगों का खाना रोज़ बनना है, ठीक है। अब कल को मेरे घर में 10 लोग हो जाते हैं, क्या होगा, मेरा काम बढ़ेगा ना, मेरा काम बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक तो मैं रोज़ 4 लोगों का खाना बना रही थी ना, अब नेक्स्ट डे 10 लोग हैं तो मुझे 10 लोगों के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ में भी होता है, जब किसी देश की जीडीपी बढ़ रही होती है तो वो उस देश के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं कि हर बार बढ़े। जैसे कि हमारी जो कंट्री है वो क्या है, तेज़ी से बढ़ने वाली आबादी वाली कंट्री है। हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या उस स्पीड से हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है,
नहीं हो रहा है। इसी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हो पाती है, क्योंकि पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं आपस में लिंक होती है। अगर किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ उसके पॉपुलेशन से कम हो रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उस देश में अवेलेबल रिसोर्सेज फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फ्रेम करने चाहिए, ताकि वो हमारे देश में जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो टिपिकल वर्ड्स होते हैं इकोनॉमिक्स के उनको यूज़ करके आना, बिकॉज हम पता है जब टिपिकल वर्ड्स एग्जाम में यूज़ नहीं करते ना, टीचर्स को लगता है बस आता होगा, उतना वो ध्यान नहीं देते हैं। बट जब हम इकोनॉमिक्स के स्पेसिफिक टर्म्स को यूज़ करते हैं ना, तो हमारा आंसर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है और असरदार लगता है, और हमें हमारे आंसर में वही चाहिए। चलो जी, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है रेदर देन उसकी जीडीपी से, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वहाँ की जो गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है वो ख़त्म होने लग जाएगी या फिर कम होने लग जाएंगी। तो ये सारी पॉइंट्स ना आपको अपने आंसर में ऐड करना है, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। चलो जो दीदी, ग्रोथ तो हमें समझ में आ गया, ये मैंने अभी अभी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर दी दैट ये क्या था, हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल था। ये देखो, ये हमारा क्या था, एक लॉन्ग टर्म गोल था। चलो ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया अच्छे से, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम आते हैं मॉडर्नाइजेशन पे। अब मॉडर्नाइजेशन पे तो आधे बच्चों को लगा होगा मॉडर्नाइजेशन मतलब वही ना, फ़ोन में रील्स वगैरह बनाना एंड मस्त कोई एक्सपेंसिव फ़ोन में फ़ोटोज़ वगैरह लेना, नई नई टेक्नोलॉजीज़। देखो तुम्हारी बात सही है, वो भी मॉडर्नाइजेशन है, बट यहाँ पे जो मॉडर्नाइजेशन है ना वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, हमारी कंट्री ने ना ये बात तो जान ली थी दैट हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हो पाएगी जब हम मॉडर्नाइजेशन जैसे आइडिया को अपनाएंगे। अब आप कहोगे मॉडर्नाइजेशन मतलब नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, बिल्कुल सही सोच रहे हो, नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना। अब हमारे लिए मॉडर्नाइजेशन उस टाइम पे नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने का मतलब था हमारा जो बेस है, यानी कि जो हमारा नींव है। अब सबसे पहले तो बताओ, इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, तो सबसे पहला जो हमारा एक सेक्टर था वो हमने किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था? थोड़ा अपने दिमाग पे भी जोर डालो, किस सेक्टर पे हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे? एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री पे, यानी कि हम एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम 1947 के टाइम पर क्या था? वो एग्रीकल्चर ही था। लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसी से कमा रहे थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा दैट यार एग्रीकल्चर फील्ड में जब इतनी ही इनकम हो रही है तो क्यों ना हम इस इनकम को इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। तो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन का लिंक कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जोड़ा। उन्होंने लोगों को बोला दैट अभी तक ना आप जो एग्रीकल्चर करते हो वो पुराने तरीक़ों से करते हो, यानी कि जो मतलब नेचुरल सीड्स हो गए या फिर जो हल वगैरह हो गया या फिर वो बैलें जो खेतों में चलाई जाती हैं, उस तरीके से आप लोग मॉडर्नाइजेशन कर रहे हो। तो क्यों ना हम इस मॉडर्नाइजेशन को थोड़ा सा एग्रीकल्चर के साथ लिंक करें। अब आप बोलोगे दीदी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन के साथ कैसे लिंक कर दिया? तो देखो, मॉडर्नाइजेशन से लिंक करने का मतलब था जैसे एग्रीकल्चर में ना अभी तक जो पुराने तरीक़ों से फार्मिंग की जा रही थी, वो बैल से मतलब खेतों में चलवाया जा रहा है, हल का यूज़ कर रहे हैं, सीड्स यूज़ कर रहे थे पुराने वाले, या फिर जिस फील्ड पर पानी नहीं आ रहा है, मतलब जिस जगह पे पानी नहीं आ रहा है वहाँ पे खेती नहीं हो पा रही है, तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी और उन्होंने बोला नहीं जी, एग्रीकल्चर में भी मॉडर्नाइजेशन लाना है, मॉडर्नाइजेशन की हवा चलानी है। और इस मॉडर्नाइजेशन की हवा तब हुई जब हमने हमारी एग्रीकल्चर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इंक्लूड करी, वो थी हमारी HYV सीड्स। अब देखो ये HYV सीड्स क्या होती है? HYV सीड्स का मतलब होता है हमारा हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी कि ये बेसिकली ना वो सीड्स थी जिसने हमारी खेती में ना एक जादू किया। जादू कैसा किया? HYV सीड्स को यूज़ करने के बाद हमने ये देखा कि हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ आने लग गया था। क्यों? स्पेशली राइस एंड वीट के मामले में। राइस एंड वीट की जो क्वांटिटी अभी तक हमारा देश उगा रहा था उसमें एक रैपिड इंक्रीज देखा गया आफ्टर यूजिंग HYV सीड्स। तो यहाँ हमने देखा कि हमने मॉडर्नाइजेशन का लिंक कैसे एग्रीकल्चर से करा। तो हमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हो पाएगी जब वहाँ की एग्रीकल्चरल ग्रोथ अच्छी खासी चल रखी होगी। क्यों? क्योंकि हमें रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर से ही मिलेगा ना। कोई भी इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग हब चल रहा है
तो वो अपनी रॉ मटेरियल के लिए कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल पे डिपेंड होता है। इसीलिए गवर्नमेंट इतनी सारी चीज़ें कर रही थी ताकि हमें हमारी एग्रीकल्चर में ग्रोथ दिख सके, जैसे कि HYV सीड्स हो गए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही यही था दैट हम ग्रोथ तो करें, हमारी इंडस्ट्री इकोनॉमी को ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए थी, बट उसका जो बेस था वो तो एग्रीकल्चर ही था ना, जो बढ़ेगा तभी हम ग्रो कर पाएंगे। सो उसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट एक और चीज़ पे वर्क कर रही थी मॉडर्नाइजेशन में, और वो था चेंज इन सोशल आउटपुट, यानी कि सोशल आउटपुट में ना जनरली बच्चे सोचते हैं यार मॉडर्नाइजेशन में तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो गए, टेक्नोलॉजीज़ हो गए, बट काफ़ी सारे बच्चे ये पॉइंट स्किप कर जाते हैं, और ये ही मेन पॉइंट है दैट चेंज इन सोशल आउटपुट गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही थी। गवर्नमेंट चाह रही थी कि सिर्फ टेक्नोलॉजीज़ में इवोल्यूशन नहीं हो, बल्कि लोगों की सोच भी बदले। कैसे? वो लोग वुमेन एम्पावरमेंट जैसे टॉपिक्स पर ध्यान देने लग गए थे। बहुत सारी जगहों पे ऐसी योजनाएं चलाई जा रही थी जहाँ पे स्पेशली वुमेन्स को अलग अलग तरीके के स्किल्स सिखाए जा रहे थे। उनको बताया जा रहा था कि वो आत्मनिर्भर कैसे बन सकती हैं और कैसे अर्न कर सकती हैं, क्योंकि जब कोई इंसान अर्न करेगा तभी तो वो आत्मनिर्भर या फिर सेल्फ सफिशिएंट बन पाएगा ना। तो इन टॉपिक पे गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही थी, और उसी टाइम पे उन्होंने कैसे कैसे टॉपिक पे ध्यान दिया था, एक मैंने बताया जेंडर एम्पावरमेंट पे, और एक था प्रोवाइडिंग इक्वल राइट टू वुमेन टू अर्न एंड लिव विद डिग्निटी जैसे टॉपिक पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों को लगता था कि कमाना और खाना आदमी का काम है, औरत का काम क्या है? औरत मतलब उस टाइम के लोगों का था दैट औरत घर पे बैठे और घर की चीज़ें संभाले। लेकिन गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कि लोगों के इस सोच में भी चेंज लाया जा सके और वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके अर्न करने का और अच्छी लाइफ जीने का। सो इन सारे टॉपिक्स पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भर। अब गवर्नमेंट आत्मनिर्भर कैसे बनेंगी? देखो, गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी कंट्री आत्मनिर्भर नहीं हो पाती, मतलब जब तक हमारी जो गवर्नमेंट है उनका मेन पर्पज़ ये था दैट इंडिया को ना कभी भी किसी दूसरी कंट्री का इन्फ्लुएंस लेके कोई डिसीज़न ना लेना पड़े। क्यों? क्योंकि ना उस टाइम पे हमारी कंट्री जो सबसे ज़्यादा चीज़ पर किसी और कंट्री पे निर्भर थी वो था फूड ग्रेन्स, यानी कि जो हमारी लाइफ की बेसिक नेसेसिटी होती है, उसके लिए हम उस टाइम पे अमेरिका पे डिपेंडेंट थे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बोला ऐसे तो नहीं काम चलेगा जी, फूड ग्रेन्स तो एक बेसिक नेसेसिटी होती है ना, एटलीस्ट उसकी प्रोडक्शन तो हमें जल्द से जल्द इंक्रीज़ करनी ही पड़ेगी। और एक यही रीज़न था कि जो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे ना, उसमें गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा जोर डाला फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, क्योंकि हमारी जो लाइफ की बेसिक नेसेसिटी होती है वो भी हम दूसरे देश से मंगवा रहे थे। उसके बाद हमने क्या बोला दैट यार ये तो ठीक है, बट अगर हमें फिर भी ज़रूरत हुई तो हम क्या करेंगे, हम सेल्फ रिलायंस जैसी चीज़ों को कैसे फुलफिल कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने 2 चीज़ों पे ज़्यादा प्रेशराइज करा। एक तो टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस एंड टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस का मतलब था दैट हम जो चीज़ें अभी फॉरेन कंट्री से मंगा रहे हैं ना, उसका प्रोडक्शन किसी भी हालत में अपनी देश में करना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम दूसरे देश से जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें होती हैं वो लेते रहेंगे ना कहीं वो जो कंट्री होगी ना हम पे थोड़ी सी हावी होंगी और हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पाएंगी। इसीलिए हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको कैसे इंक्रीज़ करा जाए। जो फूड ग्रेन्स हम अमेरिका से मंगा रहे हैं उसको मंगाने की बजाय फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी उस पर हम लोग कॉन्टिन्यूसली वर्क करने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, कि हम फॉरेन इंटरफेरेंस को कम से कम कर पाए। और इसका एक ही तरीका था दैट हम फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ को तो एक्सेप्ट करें, बट उनकी इंटरफेरेंस करने के लिए हमारा सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी था। और इन्हीं चीज़ों पे हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान रेडी किया गया था, इन्हीं सारी चीज़ों पे किया गया था, जिसकी डेट आई होप आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दी हो। चलो, हमारा ये वाला टॉपिक हो गया। अब हम जानते हैं दैट हमारा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, बट वो एक्चुअल में कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती हैं या फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो देखो, सबसे पहले ना जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हमारा मतलब जहाँ भी इंडस्ट्री लगती है ना, आप एक बार ऑब्जर्व करना चीज़ों को थोड़ा, जहाँ भी इंडस्ट्री लगती है ना आपने देखा होगा दैट वहाँ पे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे कि
अगर कोई रूरल एरिया है, वहाँ पे रॉ मटेरियल चाहिए किसी इंडस्ट्री को, तो उस इंडस्ट्री ने वहाँ पे सेटअप कर लिया, तो आप देखोगे कि उस गांव में ना 24 घंटे बिजली भी आ रही होगी, पानी की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन में भी कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारी कंट्री में कोई इंडस्ट्री लग रही है तो गवर्नमेंट ये थोड़ी चाहेगी कि वो इंडस्ट्री उठ के कहीं और भाग जाए, वो तो चाहेगी कि और इंडस्ट्रीज़ ऐसी 10 और इंडस्ट्री लगे, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उन्हें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, और इसी तरीके से स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब आज़ादी के टाइम पे हमारी कंट्री में उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, बेस ही नहीं था हमारे पास, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई, जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई, सारी फैसिलिटीज़ आने लग गई, वैसे वैसे गवर्नमेंट ना कुछ स्पेसिफिक जोन्स बनाने लग गए जो स्पेशली डिज़ाइन ही किए गए थे इंडस्ट्रीज़ के मोटो से। अब आप कहोगे दीदी ये तो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ और एग्रीकल्चर का रिलेशन क्या होता है वो भी एक बार बता दो, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखो, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ ना उसके एग्रीकल्चरल ग्रोथ पे डिपेंडेंट होती है। अब कैसे होती है वो जान लो। अब आप कहोगे दीदी कोई लिंक तो बन नहीं रहा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ अलग हो गया, एग्रीकल्चरल ग्रोथ अलग हो गया। देखो, किसी भी इंडस्ट्री में कोई सा भी सामान बन रहा है, उसका रॉ मटेरियल वो घर से लेके आएंगे? घर से नहीं लेके आएंगे ना, रॉ मटेरियल तो उन्हें चाहिए, और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, यानी कि एग्रीकल्चर से मिलेगा। जैसे कि कॉटन फैब्रिक है, ठीक है, अब कोई कंपनी कॉटन के सूट बना रही है, कोई इंडस्ट्री कॉटन के सूट बना रही है, तो वो जो कॉटन है वो घर से थोड़ी लेके आएगी, उस रॉ मटेरियल के लिए तो उसे किसी फार्मर के पास या फिर मेन मार्केट से कॉटन परचेज करना पड़ेगा ना, और मार्केट में कॉटन कहाँ से आएगा? जब फार्मर्स कॉटन ग्रो करेंगे। इसीलिए कहा जाता है दैट किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना उसके एग्रीकल्चर ग्रोथ पर डिपेंडेंट होती है। इसीलिए एग्रीकल्चर ग्रोथ को बूस्टअप करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली एफर्ट कर रही थी, क्योंकि जब एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बूस्ट करने लग जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। अब देखो, हम लोग काफ़ी बार बोलते थे यार एग्रीकल्चर पे क्या ही ध्यान देना, फार्मर्स उगाते ही क्या है। आप अपने ना सिंपल घर में देखो, आपको जो भी सामान दिख रहा है ना उसका रॉ मटेरियल ज़रा सोचो। बेड दिख रहा है, सोफ़ा दिख रहा है, उसका रॉ मटेरियल क्या है? लकड़ी। कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? जंगलों से मिलेगी। उसका रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं तो लिंक हो रहा है ना, फॉरेस्ट में जाएंगे, पेड़ों को काटेंगे, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो रॉ मटेरियल किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो उसको तभी मिल सकता है जब हमारे देश की एग्रीकल्चरल ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। नहीं तो बेसिक प्रोडक्ट पे तो हर कोई डिपेंडेंट है। लग्जीरियस लाइफ के लिए भी आपको एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हम बहुत देखते हैं ना, वुड के बहुत सारे मास्टरपीस आते हैं, अलग अलग चीज़ें करी होती है, तो वो सारी कहाँ से मिल रही है? हमें एग्रीकल्चर से ही रॉ मटेरियल मिलेगा और उसी से हम आगे और प्रोडक्ट बना पाएंगे। सो ऐसे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, एज वेल एज वो एक सोर्स बन जाता है हमारे कंफर्ट और लग्जरी का। चलो जी, ये वाला पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। अब हम जानेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है ऐसा इंडस्ट्रीज़ में। देखो, कहीं भी इंडस्ट्रीज़ लगती है ना तो वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। यानी कि आप मैंने मान लो दैट मैं ना एक चॉकलेट का इंडस्ट्री लगाने का सोच रही हूँ, तो अगर मैं चॉकलेट की इंडस्ट्री लगाऊंगी, वहाँ पे मैं मशीनरीज लगाऊंगी, तो वहाँ पे काम करने के लिए वर्कर्स तो चाहिए होंगे ना। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को तो नहीं लेके जाऊँगी, और अगर लेके जाऊँगी भी तो कितनों को ही लेके जाऊँगी, 2-3 मुझे, लेकिन एक बड़ा स्टाफ चाहिए होगा, वर्कर्स का एक पूरा ग्रुप चाहिए होगा जो उस इंडस्ट्री में रहे, काम करे, मेरी मशीनरीज को रन करे, टाइमली देखे कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, मुझे एक डाटा तैयार करके दे कि इतना प्रोडक्शन हमने आज करा है और इतना कल करेंगे, है ना। अब मेरी इंडस्ट्री है तो वहाँ साफ़ सफाई भी हो गई, तो साफ़ सफाई के लिए भी मैं किसी को रखूँगी। अब मेरा जो फिनिश्ड गुड है, जैसे चॉकलेट है, तो चॉकलेट जब बन के रेडी होगा तो मुझे कोई ड्राइवर चाहिए होगा जो उसको ट्रांसपोर्ट करके मेन मार्केट तक लेके जाए। तो देख रहे हो सिर्फ एक चॉकलेट की इंडस्ट्री से कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है। और किसी भी इंडस्ट्री, जब कोई भी इंडस्ट्री लगती है ना तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ना वहाँ के लोगों को होता है। क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्री लगेगी तो वर्कर्स वो लोग अपने घर से नहीं लेके आते हैं, बल्कि आसपास के लोगों को ही लेके जाएंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए इंडस्ट्रीज़ एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने में। नेक्स्ट है हमारा मैग्नाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। देखो, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, जनरली कन्फ्यूज़न हो जाती है दैट ये कैसे है। देखो, हम लोग देखते हैं दैट आज ना मॉडर्न टाइम में जो फार्मिंग की टेक्निक्स है उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था,
प्लगिंग के लिए बैलों को चलवाया जाता था खेतों पर, है ना। बट आज के टाइम में आपने देखा हो कहीं बैलों को चलवाया जाता हो? जनरली आज के टाइम में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है ना, हमने बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ को बना लिया है, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग उसको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, तभी तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी तभी हो पा रही है जब हमने नए नए इनोवेशंस या फिर जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज़ है उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, ये सब आज के टाइम में यूज़ होने वाले मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना। और उस टाइम पे भी इंडस्ट्रीज़ ने जब ये सारी चीज़ें बनाना शुरू किया ना, और लोगों ने इसको फार्मिंग के सेक्टर में यूज़ करना शुरू करा, तो उनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होने लग गई थी। चलो जी, ये हमने सारे डिस्कस कर लिए कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्यों मार्केट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया इस चैप्टर का, जो कि है ग्रीन रेवोल्यूशन। बच्चे अक्सर कहते हैं, यार दीदी ग्रीन रेवोल्यूशन तो बचपन से पढ़ा है, इसमें पढ़ने वाला क्या है? इसमें पढ़ने वाला बहुत कुछ है। आप लोगों की बुक में ना ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जैक्ट कोई डेट नहीं मैंशन होगा, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए ना हम जनरली एक सिंपल सी डेट यूज़ करते हैं, वो है 1960s। ठीक है, तो आप लोगों को भी यही डेट यूज़ करनी है, दैट 1960s के पीरियड में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। अब दीदी ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है? देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन ना सिंपल सा जो अभी मैंने बताया ना, सेम वही है, दैट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए HYV सीड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिरेकल सीड्स भी बोलते हैं। HYV सीड्स और मिरेकल सीड्स, कंफ्यूज मत होना, ये काफ़ी बार ना असर्शन रीजनिंग में आ जाता है, तो बच्चे बोलते हैं असर्शन ही गलत होगा, तो असर्शन गलत नहीं होता है, HYV सीड्स को मिरेकल सीड्स बोला जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इस पर। चलो जी, मिरेकल सीड्स। तो अब दीदी मिरेकल सीड्स में ऐसा क्या था? तो देखो, HYV सीड्स को यूज़ करने के बाद जो हमारी प्रोडक्शन थी ना फूड ग्रेन्स की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, स्पेशली दो क्रॉप्स की। वो दो क्रॉप कौन सी थी? मैंने पहले भी बताया था, याद करो, वीट एंड राइस। चलो दीदी, ये दोनों क्रॉप्स तो यूज़ हो गई। और क्या एडवांटेजेस थे इसके? ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ तो कुछ ना कुछ फ़ायदे भी तो हुए होंगे ना, कुछ नहीं, बहुत सारे फ़ायदे हुए थे, वो सब डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला हमारा फ़ायदा हुआ था वो हुआ था मार्केटेबल सरप्लस का। अब ये क्या होता है? देखो, मार्केटेबल सरप्लस एक ऐसी सिचुएशन होती है जब फार्मर ना कुछ ग्रो करना है, उसने अपनी रिक्वायरमेंट का भी रख लिया और उसका जो बचा हुआ जितना भी प्रोडक्शन है ना उसने मार्केट में सेल कर लिया। अब आप कहोगे वो मार्केट में क्यों सेल कर रहा है, सारा इस्तेमाल कर ले। अरे जितने की ज़रूरत होगी उतना ही वो रखेगा ना, बाकी तो सेल करेगा। और ऐसा हो क्यों रहा था? क्योंकि HYV सीड्स यूज़ करने के बाद हमारी जो प्रोडक्शन थी राइस और वीट की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब लोग क्या कर रहे थे, अपनी मतलब उनको जितनी रिक्वायरमेंट थी वो रखते थे और बाकी सारा प्रोडक्शन आके मार्केट में सेल कर देते थे, जिसकी वजह से उन्हें पैसे भी मिल जाते थे और उनका सारा माल बिक भी जाता था। और इसी की वजह से मार्केट में कौन सी सिचुएशन आ गई? मार्केटेबल सरप्लस की। देखो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज़ सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स। उनकी ज़रूरत का जो सामान, मतलब जैसे राइस उन्होंने उगाया, उनको 10 किलो चाहिए तो 10 किलो रखा और बाकी सारा मार्केट में सेल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई थी ना HYV सीड्स को यूज़ करने के बाद। अच्छा दीदी, ये तो एक बेनिफिट हो गया। और क्या बेनिफिट हुआ था इससे हमारा नेक्स्ट बेनिफिट हुआ था दैट गवर्नमेंट को ना बफर जोन क्रिएट करने में बहुत हेल्प मिली थी। अब ये बफर जोन क्या होता है? देखो, बेसिकली ना बफर स्टॉक या फिर बफर जोन बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, बेसिकली बफर स्टॉक ना गवर्नमेंट बना के रखती है किसी भी कंट्री की बुरे समय में यूज़ करने के लिए। बुरे समय मतलब जैसे उस कंट्री में जैसे भूखमरी आ गई, बाढ़ आ गई, फसल में कीड़े लग गए, तो वहाँ के लोग भूखे तो मरेंगे नहीं। तो इसके लिए किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है ना, वो एक बफर स्टॉक तैयार करके रखती है ताकि वो बफर स्टॉक इमरजेंसी के टाइम पे वो यूज़ कर पाए। अब उस बफर स्टॉक में क्या होता है? अब देखो, जब हमारी कंट्री के फार्मर्स ने अपना बचा हुआ प्रोडक्शन सेल करना शुरू कर दिया था मार्केट में, तो मार्केटेबल सरप्लस वाली सिचुएशन पैदा हुई थी। अब जब गवर्नमेंट ने देखा दैट इतना सारा हमें फूड ग्रेन मिल रहा है, तो उन्होंने बफर स्टॉक बनाने लग गए दैट हम ना ये सारा अपने बफर स्टॉक या बफर जोन में रखते हैं, और जब हमारी कंट्री में जैसे कभी कोई किसी साल सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो उन कंडीशन में हम ये फूड ग्रेन्स लोगों तक पहुंचा पाएंगे इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर उनका जो भी
कम रेट में इजीली उनको उन तक बेसिक जो लाइफ की नेसेसिटीज़ होती है ना वो सब पहुंच पाएगी। और इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत अच्छा रोल था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक क्रिएट करने लग गए थे। अब थर्ड पॉइंट है हमारा दैट देखो, जब किसी भी कंट्री में किसी पर्टिकुलर चीज़ की जगह, जब किसी भी देश में किसी पर्टिकुलर चीज़ की ना सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है तो उसका जो मार्केट प्राइस है ना वो गिर जाता है। अब मैंने इतनी देर से मैं बोल रही हूँ प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो प्रोडक्शन बढ़ने के बाद फ़ायदा भी तो हुआ ना। प्रोडक्शन बढ़ने के बाद जो लोग थे ना, उन्होंने मतलब जो फार्मर्स थे उन्होंने अपना सारा प्रोड्यूस, सारी वीट एंड राइस वाला प्रोडक्शन क्या था मार्केट में सेल कर दिया। गवर्नमेंट ने मार्केट सरप्लस जैसी सिचुएशन भी देखी, देन उन्होंने बफर स्टॉक भी क्रिएट कर लिया। उसके बाद उन्होंने बोला दैट यार अभी भी इतना सारा प्रोडक्शन बचा हुआ है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट ने उन सारी चीज़ों को कम रेट में, ऑलमोस्ट आधे प्राइस में बेचना शुरू कर दिया। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ना अपना ज़्यादातर पैसा बेसिक नेसेसिटी जैसी चीज़ों में लगा रही थी, बट आफ्टर दिस उनका जो पैसा था वो भी बचने लग गया और उनकी जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें होती है ना वो भी उनके बहुत कम रेट पर मिलने लग गई थी। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे अच्छा फ़ायदा जिसको हुआ था ना वो हुआ था पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। चलो जी, ये तो हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए। दीदी ग्रीन रेवोल्यूशन तो बड़ा अच्छा है, कुछ मतलब इतने सारे फ़ायदे करवा के गया है हम लोगों को। तो देखो, सब चीज़ों के ना दो पहलू होते हैं, ये तो सबने सुना है, इसके भी थे। इसके जितने पॉजिटिव इम्पैक्ट है उतने ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इतने सारे देख लिए, चलो जी नेगेटिव भी देख लो, क्योंकि पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, वो सबने पता होता है। आएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था। पॉजिटिव पढ़ा दिए, आज नेगेटिव देख लेते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे बड़ा हुआ था दैट जो पेस्ट अटैक का रिस्क था ना वो फसलों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि जो HYV सीड्स होते हैं हमारे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, वो बहुत ज़्यादा प्रॉन होते हैं अटैक के, पेस्ट अटैक के, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे ना उनकी फसल में एक बार कीड़ा लग गया तो उनकी पूरे साल की मेहनत ख़राब हो जाती थी। और इससे सबसे ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा था पुअर फार्मर्स ऑफ आर नेशन। क्यों? क्योंकि देखो, रिच जो जिसके पास पैसा है उसने तो चलो लगा दिए, HYV सीड्स खरीदे और मतलब खेती करना शुरू कर दिया, और अगर कीड़े भी लग गए तो उसको नुकसान बस उसी का हुआ ना, बाकी तो फाइनेंशियली नुकसान बड़े किसान का भी हुआ है, बट उसकी लाइफ में उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना कि पुअर पीपल के लाइफ में होता है। क्यों? क्योंकि उसने तो अपनी पूरी सेविंग्स उस खेत में लगा दी होती है ना, एंड अगर उस खेत में एक बार कीड़े लग गए तो उसकी साल की मेहनत भी जाएगी, उस बेचारे की सेविंग्स भी चली गई। और ऐसा ही हो रहा था रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक में। इसी वजह से ना जो मिडल फार्मर्स थे या फिर जो लो क्लास फार्मर्स थे वो धीरे धीरे ना HYV सीड्स का यूज़ कम करने लग गए थे, डर से कि कहीं अगर कीड़े लग गए तो हमारे पूरे साल की मेहनत और सेविंग्स ख़त्म हो जाएगी। बट आज के टाइम कुछ और है, आज हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढ लिए हैं पेस्ट अटैक से बचने के लिए, जैसे कि पेस्टिसाइड्स और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट उस टाइम पे लोग उतने अवेयर नहीं थे। इसीलिए जो गरीब किसान, अगर उनकी खेती में एक बार पेस्ट अटैक हो गया देन वो दोबारा HYV सीड्स लगाने से भी घबराते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे। देन आता है हमारा इनकम इनइक्वालिटीज़। देखो, जब हम लोगों ने ना देखा कि जब पेस्ट अटैक होने लग गए उसके बाद ना हमारी गवर्नमेंट ने एक बेसिक चीज़ ऑब्जर्व करी दैट यार पेस्ट अटैक हो गए, लेकिन ये जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है ना फार्मर के बीच में, ये धीरे धीरे बढ़ती क्यों जा रही है। अब देखो, तुम एक सिंपल चीज़ समझो, जिसके पास पैसा है, ठीक है, जिस रिच फार्मर के पास पैसा है, उसने पैसा लगाया, खेती अच्छी हुई, बहुत बढ़िया बात है, उसने सारा, उसको प्रॉफिट भी मिल गया और खेती तो अच्छी हुई थी। और कोई गरीब किसान है, अगर खेती अच्छी हुई उसको पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन व्हाट इफ़ अगर खेती ख़राब हो गई, उसमें कीड़े लग गए या फिर ग्रोथ अच्छी, मतलब उसमें कीड़े लग गए, पेस्ट अटैक हो गया, तो उसकी तो पूरी साल की मेहनत ही ख़त्म ना। उस टाइम पे वो क्या करेगा? सिर्फ एक यही रीज़न था जिसके वजह से जो इनकम डिस्पैरिटीज़ थी ना रिच और पुअर के बीच में, वो बढ़ती गई। और ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बोलते हैं ना वर्स्ट इम्पैक्ट वो यही था दैट ग्रीन रेवोल्यूशन ने डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ पुअर एंड रिच फार्मर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था। ठीक है, तो अब हमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी पढ़ लिए। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो किसी ने घबराना नहीं है कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया है, आराम से सॉल्व करके आना। अब हम जानते हैं दैट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन क्या होता है। देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन ना
बेसिकली आया तो 1948 में था पहली बार, याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछते हैं दैट सबसे पहली बार IPR यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन कब आया था, रेजोल्यूशन कब आया था, तो वो आया था 1948 में। ठीक है, अब आप बोलोगे दीदी वो तो ठीक है बट ये 1956 क्यों लिख रखा है फिर आपने, सब्र करो सब बताती हूँ मैं। देखो जो फर्स्ट IPR आया था ना वो आया भले ही 1948 में हो, बट इसका जो इम्पैक्ट था या फिर जो इसने मोटे तौर पे असर छोड़ा था वो 1956 में दिखाया था, इसीलिए हम इसको बोलते हैं IPR 1956। चलो ये समझ में आ गया। अब हम जान लेते हैं ये था क्या। देखो IPR 1956 ना बेसिकली एक डेक्लरेशन था गवर्नमेंट की तरफ से कि अब जितनी भी गवर्नमेंट मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है ना उसमें जो गवर्नमेंट है वो लीडिंग रोल प्ले करेगा, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज रन हो रही हैं उसमें कितना प्रोडक्शन होना है, कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाँ मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और एक लीडिंग रोल निभाएंगी। और उनका व्यू क्या था दैट ये सारी चीज़ें विद अ व्यू ऑफ इक्वालिटी हो कि कोई भी इलाका अछूता ना रह जाए डेवलपमेंट से या फिर किसी के साथ इनजस्टिस ना हो जाए इस मामले में। इसीलिए इन्होंने मतलब बेसिकली इनका एक ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, कि हम सामाजिक न्याय को दृष्टि में रखते हुए सारा डेवलपमेंट का काम करेंगे, ज़्यादा हिंदी हो गई ना, सोशल जस्टिस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस या फिर इक्वालिटी, दैट हम बैकवर्ड रीजन्स को भी ना अछूता नहीं छोड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे भाई उसमें भी डेवलपमेंट और ग्रोथ जैसी चीज़ें हमें देखने को मिली। अब IPR 1956 में ना आपका असर्शन रीजनिंग में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, वो डेट से रिलेटेड होता है। काफ़ी बार बच्चे ना इसको पढ़ते याद रख लेते हैं IPR 1956 और जैसे ही 48 देखा कंफ्यूज, असर्शन ही गलत होगा मैम, हम तो करके आए हैं, सही है, वो गलती नहीं करनी। IPR आया पहली बार 1948 में ही था लेकिन वो असरदार 56 में हुआ, इसीलिए इसको IPR 1956 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बिल्कुल गलती नहीं करनी है तुमने। चलो जी ये हो गया। अब हम जानेंगे IPR 1956 में था क्या। सबसे पहले आता है हमारा IPR 1956 में 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को 3 भागों में बांट दिया गया था। इंडस्ट्रीज़ को 3 भागों में कैसे बांटा कुछ समझ नहीं आया। देखो सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला दैट अभी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है ना हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम काम को सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकें। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है ना जो एस्टेब्लिश हुई है और जो डेवलप्ड हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू, उन सबको हम पब्लिक सेक्टर का नाम दे देते हैं। यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज या इंडस्ट्रीज़ थी, मतलब जितनी भी पब्लिक सेक्टर थी, उनको उन्होंने एक सिंपल सा नाम दे दिया Schedule 1। ठीक है, फिर उन्होंने बोला वो दूसरी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है जो एस्टेब्लिश हुई है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के द्वारा, उसको हम Schedule 2 में रखेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे दीदी ये तो समझ में आ गया कि एस्टेब्लिश भी गवर्नमेंट ने किया, डेवलप भी गवर्नमेंट ने किया, तो उसको हम पब्लिक सेक्टर बोल देंगे। इसको क्या बोले, इसको बोलना कुछ नहीं है, इसमें ध्यान ये रखना कि ये एस्टेब्लिश और डेवलप्ड पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने मिलकर की थी, लेकिन इसमें जो पब्लिक सेक्टर था ना आपका, उसने सेकेंडरी रोल प्ले करा है। कौन सा रोल प्ले करा है, सेकेंडरी रोल प्ले करा है। ठीक है, अब उसमें सेकेंडरी रोल प्ले करने का मतलब है जो मेजर डिसीजंस होते थे ना वो पब्लिक सेक्टर ही लेता था, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर उसकी बेटरमेंट के लिए आइडियाज़ देता था। ठीक है, तो ऐसे दोनों मिलकर काम करते थे इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है दैट ऑल इंडस्ट्रीज अदर देन इन कैटेगरी 1 and 2 वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब है ये तो हो गया Schedule 1, वो जो प्राइवेट सेक्टर है, ये हो गया आपका Schedule 2, यानी कि जिसको रन गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो एज अ मतलब सप्लीमेंट वर्क कर रहा है, उसका मेन उसमें कोई रोल नहीं है। और थर्ड आपका आ जाता था जो दोनों सेक्टर इन दोनों में छूट गए, मतलब जो कंपनीज या जो इंडस्ट्रीज इन दोनों से अछूते रह जाते थे, वो सारी कौन रन कर सकता है, प्राइवेट रख सकता है, प्राइवेट सेक्टर चला सकता है। चलो जी ये 3-fold क्लासिफिकेशन भी समझ में आ गया हमें। और इसमें क्या था, इसमें देन आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी, वो है हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब दीदी ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या है, ये तो बड़ा अलग चीज़ लग रहा है। अलग चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। देखो आज के टाइम में भी होता है, उस टाइम में भी चल रहा था। हमें जब किसी भी इंडस्ट्री को
चलाना होता है या फिर किसी भी इंडस्ट्री की शुरुआत करनी होती है तो हमें सबसे पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है उस इंडस्ट्री को रन करने के लिए। कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में भी वही था कि मुझे अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर को कोई इंडस्ट्री रन करनी है तो सबसे पहले उसको गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि अप्रूव होना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तभी वो गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देगी। अब लाइसेंस देने का मेन रीज़न सुन लो। लाइसेंस गवर्नमेंट सिर्फ इसीलिए नहीं दे रही थी ताकि कंपनीज अपनी मर्जी से कहीं भी सेटअप हो जाए या फिर कहीं भी कितना भी प्रोडक्शन कर ले। लाइसेंसिंग का मेन मोटो ये था कि वो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को अपने अकॉर्डिंग कर सके ताकि एक ही जगह पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ना हो, क्योंकि अगर एक ही जगह पे सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे तो दूसरे लोगों का क्या होगा, है ना। इसीलिए गवर्नमेंट जो है ना उनको फिक्स्ड कर देती थी दैट आपको हम लाइसेंस दे रहे हैं, आप इंडस्ट्री लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। और ये किसके लिए था? प्राइवेट सेक्टर के लिए था। वेरी गुड, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ लिखा भी है मैंने। और एक और चीज़ थी दैट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब लाइसेंस जब गवर्नमेंट देती थी ना तो गवर्नमेंट ज़्यादातर ट्राई करती थी कि इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड रीजन में लगे, यानी कि पिछड़े हुए इलाकों में लगे। क्यों? क्योंकि देखो शहरी इलाकों में तो इंडस्ट्री थी ही, दिक्कत ही नहीं थी। वहाँ तो मस्त इंडस्ट्रीज़ भी थी, कंपनीज भी थे, लोग चला भी रहे थे, काम भी कर रहे थे। लेकिन जो बैकवर्ड रीजन थे यानी कि रूरल एरियाज थे, वहाँ पे उतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं हुआ करती थी। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का जो बेसिक एम था, बेसिक आइडिया था, वो हमारा ये था कि बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी वॉज टू एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन, ताकि वो बैकवर्ड रीजन में ग्रो करें। और बैकवर्ड रीजन में ग्रो करने का उनका व्यू क्या था? सोशल जस्टिस वाला पॉइंट याद आया? विद अ व्यू टू ग्रो विद सोशल जस्टिस, यानी कि जो बैकवर्ड रीजन है वो अछूता ना रह जाए डेवलपमेंट से, वहाँ भी डेवलपमेंट हो और इक्वालिटी के साथ डेवलपमेंट हो, ताकि उन्हें भेदभाव जैसी फीलिंग ना आए। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने आपको ये वाला बता ही दिया। It also required for the expanding production capacity. It helps to regulate allocation of resources to different uses with a view to promote social welfare. That ये इस चीज़ का भी ध्यान रखता था that allocation of resources में ना different uses के लिए वो कर सके। मतलब बेसिकली ना इसका मतलब देखो, allocation of resources का मतलब ना सिंपली होता है that कोई भी पर्टिकुलर चीज़ ना किसी एक ही इंसान के लिए ना हो, उसका यूज़ डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोग कर पाए। ठीक है, जैसे चॉकलेट है, अब मान लो चॉकलेट मैं बोल दूँ सब मेरे घर में रहेगी, मैं किसी को खाने ही नहीं दूंगी, किसी को उसका कोई डिफरेंट यूज़ ही नहीं करने दूंगी, तो ये एक तरीके से मैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्स कर रही हूँ ना, दैट सारा जितनी भी चॉकलेट थी वो सारी मेरे पास ही आ गई, मैं किसी को इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। तो अगर इंडस्ट्री ऐसे करने लग जाती तो क्या ग्रोथ हो पाती? नहीं हो पाती ना। इसीलिए ये लगाया गया दैट हम ना एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है तुम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करो बट डिफरेंट यूजेस के लिए करो, ताकि उसका यूज़ भी बढ़ सके और लोग उसको देखकर, मतलब बेसिकली इस मोटो के साथ क्या था कि बैकवर्ड रीजन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जैसी जो चीज़ है वो भी डिफरेंट यूजेस के लिए कर पाए लोग। ठीक है, चलो जी दीदी ये भी हमें समझ में आ गया, ये चीज़ भी हमें क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्रियल सोप्स। अब ये सोप साबुन वाला सोप नहीं है, देखो स्पेलिंग भी अलग है, ध्यान रखना। तो इंडस्ट्रियल सोप्स का मतलब होता है जब गवर्नमेंट ने बोला कि हम बैकवर्ड रीजन्स में, जब गवर्नमेंट ने बोला दैट हम बैकवर्ड रीजन में चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज सेटअप हो, इंडस्ट्रीज बैकवर्ड रीजन में लगे, तो ऐसा नहीं है ना कि कंपनीज रेडी हो जाएंगी। अब एक कंपनी है, एक कंपनी ओनर है, वो दिल्ली में इंडस्ट्री लगाने का सोच रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा कि अगर तुम दिल्ली में इंडस्ट्री लगाओगे ना तो तुम्हें फ़ायदा बहुत होगा, लेकिन तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, है ना, टैक्स तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। तुम ना एक काम करो, तुम गांव के इलाके में आओ, तुम गांव के इलाके में इंडस्ट्री लगाओ, तुम ना टैक्स कंसेशन दे दूंगा मैं तुमसे। मैं अगर 1 लाख रुपए लूँगा ना टैक्स दिल्ली में, तो तुम वहाँ पे मेरे को 20,000 दे देना, लेकिन तुम गाँव के इलाके में चलो। और इसी से बहुत सारे जो कंपनीज ओनर थे या फिर जो इंडस्ट्रीज थे वो अट्रैक्ट होने लग गए दैट यार ये तो बड़ा मज़ेदार है, यहाँ मैं 1 लाख रुपए दूंगा और गाँव में जाके सिर्फ मुझे 20,000 टैक्स देना है। तो काफ़ी सारे लोग रूरल एरियाज़ में या फिर बोलूँ तो बैकवर्ड रीजन में अपनी इंडस्ट्रीज़ को लेकर जाने लग गए। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, इक्वालिटी रीजन द गवर्नमेंट प्रोवाइड मैनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल सोप्स। इसीलिए जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज थी ना वो अब किसके तरफ अट्रैक्ट होने लग गई थी? बैकवर्ड रीजन्स की तरफ अट्रैक्ट होने लग गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंसेशंस
और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स प्रोवाइड करने लगे थे। यहाँ पे सोप्स का मतलब अट्रैक्शन और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स थे जिससे इंडस्ट्रीज़ जो है अट्रैक्ट होकर बैकवर्ड रीजन में बनाए। क्यों? क्योंकि अगर बैकवर्ड रीजन में कोई इंडस्ट्री लगती तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता, वहाँ के इलाके की डेवलपमेंट हो पाती। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज ढूंढ रही थी कि किसी भी तरीके से ना इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड रीजन में भी जाएँ। और हमारा जो फर्स्ट वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट का मोटो ही तो यही था ना कि विद अ व्यू टू इंक्रीज आर डेवलपमेंट विद अ सोशल जस्टिस। सो समथिंग लाइक दैट, वो गोल ही उनके माइंड में था और वो उसी से रिलेटेड चीज़ों को ट्राई करने का कोशिश कर रही थी। चलो जी, ये भी हमारा क्लियर हो गया। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की। देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ना बहुत सारे बच्चों को लगता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री होगी जो 40-50,000 का अपना कुछ कर रही होंगी, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इतनी भी नहीं होती। देखो 1952 के टाइम पे जो भी इंडस्ट्रीज़ 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस रन कर रही थी या फिर कोई इंडस्ट्री चला रही थी, उसको बोलते थे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लेकिन ये कब की बात है? ये बात है 1952 की, जब हम सिर्फ 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट को बोल देते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। लेकिन 2000 लेकिन आपके टाइम पे कोई भी इंडस्ट्रीज़ जो 1 करोड़ रुपीज़ तक इन्वेस्ट कर रही है अपनी इंडस्ट्री में या फिर 1 करोड़ से नीचे का इन्वेस्टमेंट है तो हम उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हम ठीक है, बट 1 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती है ना वो लेबर इंटेंसिव होती है, यानी कि वो ज़्यादातर जो होती है ना एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज़ या फिर मशीनरीज़ को अवॉइड करती हैं और वो कोशिश करती हैं कि हम लेबर इंटेंसिव रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर आए। अब देखो, किसी भी कंपनी में अगर लेबर ज़्यादा है, वर्कर्स ज़्यादा है, तो इट मीन्स उनको सैलरी भी देनी होगी। अब सैलरी देनी होगी तो ऑब्वियसली कंपनी अपना खर्चा निकाल के सैलरी दे के, तो इस वजह से वो 1 करोड़ का अमाउंट ना हमारी गवर्नमेंट ने आज के टाइम के अकॉर्डिंग रख रखा है दैट आज के टाइम पे 1 करोड़ इंडस्ट्रीज़ को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काउंट कर सकते हैं। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के फ़ायदे क्या हैं? ये जॉब वॉब देता भी है या फिर ऐसे ही है? जी बिल्कुल, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? देखो, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है ना वो जनरली क्या होती हैं, लेबर इंटेंसिव होती है। इंडस्ट्री 2 तरीके से चलाई जाती है, या तो एक होता है अपना कैपिटल इंटेंसिव या फिर होता है लेबर इंटेंसिव। अब ये दोनों क्या क्या है? देखो, लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है वो इंडस्ट्रीज़ जिसमें वर्कर्स ज़्यादा काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू मशीनरीज, और कैपिटल इंटेंसिव वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे मशीनरीज ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू वर्कर्स। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है ना वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। वो नंबर ऑफ पीपल को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव होते हैं। वो एक्सपेंसिव मशीनरीज नहीं रख सकते हैं जिनकी कीमत 50 लाख 1 करोड़ होती है। वो रेदर देन क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ रख लेते हैं, वर्कर्स रख लेते हैं। वो लोग काम करेंगे, वो लोग आउटपुट देंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे, इसीलिए तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। और अब आता है हमारा नेट मैम, ये तो बड़ा अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोवाइड करता है, उसको हमें बचाने की ज़रूरत क्यों है और किससे बचाने की ज़रूरत है? देखो, आपने वो सुना होगा ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा कॉमन सा है ये। बिग फर्म्स उन्हीं बड़ी मछली की तरह है जो छोटी मछली को खा सकती है। यानी कि जो बिग फर्म्स है ना वो कभी भी किसी भी छोटे फर्म को उभरने नहीं देती है। जैसे कि आप मान लो कि मेरी चॉकलेट फैक्ट्री और वो बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन मैंने देखा एक और नई चॉकलेट फैक्ट्री है, ये कल ही खुली है, ठीक है। अब वो कल ही खुली है और मतलब वो मैं देख रही हूँ ना कि 1 महीने के अंदर ही उसने बहुत अच्छा ग्रो कर लिया है। तो मैं कहूँगी यार, मैं इतने सालों से इस मार्केट में सर्वाइव कर रहा हूँ, अगर ये भी मेरे लेवल पे आ गया तो मेरे तो कॉम्पिटिटर बढ़ जाना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको खा जाऊँगी, मतलब उसके ओनर को नहीं खाऊंगी, खा जाऊंगी इन द सेंस उस जो उभरती हुई कंपनी है ना चॉकलेट की, दूसरी वाली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसे परचेज करने की कोशिश करूंगी, बाय करने की कोशिश करूंगी, है ना, कि भाई तुम मेरे साथ आ जाओ तो हम दोनों साथ में प्रॉफिट इंक्रीज़ करेंगे, या फिर मैं तुझे खरीद लेता हूँ। ऐसे करके ना उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे मार्केट में दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए मेरा, है ना। और हर कंपनी आजकल यही करती है। इसी चीज़ों से बचाने के लिए गवर्नमेंट ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग तरीके से कंसेशंस प्रोवाइड करती हैं, रिजर्वेशंस देती हैं। अब ये रिजर्वेशंस क्या है? देखो, बहुत सारे ना प्रोडक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ने लिस्ट कर लिए थे उस टाइम पे 1950s के टाइम पे, दैट ये वो प्रोडक्ट है जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बना पाएंगी, इनके अलावा कोई और नहीं बना पाएगा। उसी तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग तरीके से कंसेशन दिए जाते थे, जैसे उन्हें
टैक्स में बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती थी। वो अगर किसी जगह पे लगाते हैं तो उनको अलग अलग फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती थी, सो दैट वो आसानी से काम कर पाए और किसी से भी इन्फ्लुएंस होके उन्हें अपना काम ना बिगाड़, उनका काम भी ना बिगड़े या फिर उनका कोई ना लॉस ना हो। देखो, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर मर्ज होती है ना, जब बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उनके वर्कर्स को, और ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए गवर्नमेंट ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बोलती थी, तुम रन करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जो भी चाहिए ना हम तुम्हें सब देंगे, बस तुम चलाओ कंपनी अपनी बढ़िया तरीके से, मस्त प्रॉफिट कमाओ और आपस में खुश रहो, है ना। और टैक्स थोड़ा बहुत ले लिया करती थी। तो इस टाइप से कॉन्सेशंस प्रोवाइड किए जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो कंपनीज है वो अच्छे से रन करते रहे। देन आता है हमारा फॉरेन ट्रेड। अब तुम बोलोगे मैम 1950 के टाइम पे भी फॉरेन ट्रेड होता था क्या? बिल्कुल होता था। 1950 के टाइम पे हम सामान नहीं खरीदते थे, सामान नहीं बेचते थे, बिल्कुल बेचते थे हम। तो 1950s के टाइम पे जब हम सामान बेचते थे या फिर मंगवाते थे तो उसी को तो फॉरेन ट्रेड बोलते हैं ना, लेकिन वो कुछ और तरीका होता था। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, इंडिया ने ना 1950s के टाइम पर, 1950 से लेकर जो हमारा 1990 वाला टाइम था ना, इसमें इंडिया ने बोला दैट यार ठीक है, हम बाहर से सामान एक्सपोर्ट भी करेंगे एंड इम्पोर्ट भी करेंगे। देखो, एक्स और एम से कंफ्यूज मत होना, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को इतना तो पता होना चाहिए दैट एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, चीज़ें हम बाहर भेज रहे हैं। इम्पोर्ट का मतलब होता है बाहर की चीज़ें हम अपने देश में खरीद कर ला रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, ये छोटी छोटी टर्म्स है बट अक्सर कंफ्यूज कर जाती हैं। तो उस टाइम पे भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने ना 1950s के टाइम पे अपनी जो पॉलिसी थी उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई ना वो उस टाइम के अकॉर्डिंग अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। चलो जानते हैं कौन सी अच्छी पॉलिसी थी। उन्होंने अपनाया जो ट्रेड, उसका नाम था बेसिकली इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ठीक है, अब ना टेक्निकली तो इसको इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ही बोलते हैं, बट एज ए फिलअप्स बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरा नाम क्या है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का, तो उसके लिए आपको ये वाला वर्ड यूज़ करना है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। देखो, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का सिंपल सा मीनिंग होता है दैट जो चीज़ें तुम बाहर से परचेज कर रहे हो ना, उसको तुम बाहर से परचेज नहीं करके अपने ही देश में बनाओ। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला दैट यार लोग बाहर से इतने सारे सामान खरीदते हैं, जैसे कि बाहर से हम लोग कोई महंगा वाला बिस्किट या फिर चॉकलेट मंगवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला ये लोग इतना पैसा बाहर भेज रहे हैं, बाहर से खरीद के ला रहे हैं, अगर यही चॉकलेट हम अपनी देश में बनाएं तो हमारे देश की इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी और हमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिस्किट या फिर चॉकलेट जैसी चीज़ों पे खर्च नहीं करना पड़ेगा ना। ये मैंने जस्ट तुम्हें एग्जाम्पल दिया है ताकि तुम और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो उस टाइप से करा। तो बेसिकली इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब था डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करना रेदर देन इम्पोर्टिंग दैम, कि तुम उसे बाहर से मत मंगवाओ, तुम अपने ही देश में उस चीज़ को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। इसी स्ट्रेटेजी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। याद रखना, ये आपका ना इकोनॉमिक्स में कुछ पैरा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये जनरली पूछे जाते हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, पैरा बेस्ड क्वेश्चन को ना वो बच्चों वाले क्वेश्चन मत समझना दैट सारे आंसर्स पैरा में मिल जाएंगे, वो बस नाम का पैराग्राफ होता है यार, उसमें कुछ आंसर नहीं मिलते। उसमें जिस बच्चे ने एक एक टॉपिक कवर कर रखा होता है ना, उसे ही पता होता है कौन सा क्वेश्चन पूछा है और क्या आंसर लिख के आना है, और इसमें तुम्हें सब मिल जा रहा है, सब कुछ मिल रहा है इसमें तुम्हें। चलो जी, ये वाला टॉपिक भी हमारा कवर हो गया। अब हम जानते हैं और क्या क्या इसमें अलग था। इसमें हमारा नेक्स्ट आता है दैट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी को क्यों अपनाया हमारे देश ने, कुछ और भी तो अपना सकता था ना। तो उसके रीजंस थे कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ना बेसिकली एक ऐसे नोशन पे डिपेंड था दैट इंडिया ना उस टाइम पे इस पोजीशन में नहीं था दैट वो बाहर की चीज़ों से compete कर पाए या फिर बहुत सारा बाहर का चीज़ इंपोर्ट कर पाए, क्योंकि जब भी हम इंपोर्ट चीज़ें करवाते हैं ना तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की ज़रूरत होती है, यानी कि डॉलर में चाहिए होता है रिजर्व, तभी तो हम चीज़ें बाहर से खरीदेंगे ना। और हमारे पास डॉलर ही नहीं होंगे तो हम कहाँ से चीज़ें बाहर से परचेज़ कर पाएंगे। तो उसकी वजह से ना इंडिया जो है उस टाइम पे उस पोजीशन में ही नहीं था कि वो बाहर की चीज़ों से compete कर पाए, इसीलिए भी उसने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का सहारा लिया ताकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो कम से कम दूसरी कंट्री में जाए। चलो जी दीदी, और क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये अपनाया गया? ये लिख रखा है कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट वॉज नेसेसरी एज देयर वॉज रिस्क ऑफ ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये भी मैंने बता दिया दैट गवर्नमेंट को सबसे बड़ा खतरा था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ड्रेन कहीं ना हो जाए, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा लोग इंपोर्ट करेंगे सामान तो एक तो हमारे देश की जो चीज़ें हैं
वो कम बिकेंगी। और दूसरा, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, यानी कि जो हमारा डॉलर है वो भी तो जाएगा ना, है ना। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का सहारा लिया था। अच्छा दीदी, ये भी हमें समझ में आ गया अच्छे से। अब हम नेक्स्ट पे चल सकते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट पे चल सकते हैं, चलो नेक्स्ट पर। चलो, गवर्नमेंट मेड यूज़ ऑफ 2 ways टू प्रमोट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब इसमें तुम सोचोगे ये वाला टॉपिक कौन सा है दीदी, ये तो तारीफ एंड कोटाज अलग ही कुछ सिस्टम लग रहा है। ये कुछ नहीं, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का ही सब पार्ट्स है ये। देखो, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ने ये तो बोल दिया कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स को हम एनकरेज करेंगे और वही बनाएंगे। इससे क्या होगा, लोग बाहर का सामान परचेज करना बंद कर देंगे? नहीं, वो जिसके पास पैसा है वो तो बाहर से मंगाएगा ही, है ना। जिसके पास पैसा है वो क्यों ना मंगाए, उसका तो हक है मंगाना। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तुम्हारा हक है ना मंगाना बाहर का, मंगाओ तुम, मैं भी देखता हूँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 2 तरीके की टेक्निक यूज़ करी। पहली टेक्निक क्या थी, गवर्नमेंट ने कहा हम तारीफ एंड कोटाज लगाएंगे। देखो, तारीफ सुन के, ये तारीफ वाली तारीफ नहीं है जो तुम अपनी करते होगे, मुँह मियाँ मिट्ठू करते हैं ना अपनी अपनी तारीफ, ये वो वाली तारीफ नहीं है। ये जो तारीफ है ना, इसका मतलब होता है टैक्स, यानी कि हैवी टैक्स। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है जी, तुम बाहर से चीज़ें मंगाओगे, मंगाओ चीज़ें, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने बाहर से चीज़ें मंगाई ना तो तुम पे इतने टैक्स लगाऊंगा ना, इतने टैक्स लगाऊंगा दैट तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। तो वही किया गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए अपनी गुड्स एंड सर्विसेज पर, ठीक है। ताकि, और इससे क्या होगा, देखो जो चीज़ मुझे 100 रुपये की बाहर से मंगाने पे अभी तक मिल रही थी ना, अब मुझे वो 500 की मिलेगी, तो मैं क्यों खरीदूंगा भाई, इतना सीधा 5 टाइम्स ज़्यादा मिल रहा है ना मुझे वो प्रोडक्ट। यही स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ने भी अपनाई कि तुम अगर कोई सी भी गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से इंपोर्ट करोगे ना तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करूँगा मैं, तो मंगा लो। तो लोगों ने इंपोर्ट करना कम कर दिया था। नेक्स्ट था हमारा कोटाज। अब ये वाला कोटाज कौन सा है, देखो ये बड़ा आसान है। कोटाज क्यों, क्वांटिटी। कोटाज का मतलब है क्वांटिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, यानी कि गवर्नमेंट ने बोला तुम कोई चीज़ मंगाओगे तब तो मैं टैक्स लगाऊंगा ही लगाऊंगा, लेकिन तुम अपनी मर्जी से कितने सारी भी चीज़ें नहीं मंगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे ना कोई विदेशी चॉकलेट खानी है, तुम भी सोच रहे होगे दीदी बार बार चॉकलेट का ही एग्जांपल दे रही है, कुछ और नहीं। यार मुझे चॉकलेट बड़ी पसंद है, आई लव चॉकलेट्स, तो हर जगह चॉकलेट। चलो यहाँ पे वापस आते हैं। तो बेसिकली चॉकलेट्स का एग्जांपल लेते हैं। मुझे कोई अमेरिकन चॉकलेट खानी है, ठीक है, तो मैंने क्या की, मैं 12 चॉकलेट ऑर्डर कर दी। वैसे तो 12 से ज़्यादा करूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए 12 चॉकलेट ऑर्डर कर दी। अब सोचो कि अगर गवर्नमेंट ने कोटाज लगा दिए कि तुम 5 ही चॉकलेट ऑर्डर कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि मैं बाहर से 12 चॉकलेट्स खरीद ही नहीं सकती, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 ही खरीद सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैंने खरीद ही नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोटाज लगा रखे हैं। तो ऐसा क्यों किया गया, ताकि जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं ना वो बाहर से ज़्यादा क्वांटिटी में सामान ना मंगवाएं और उसकी जगह पे हमारी कंट्री का सामान बिके। तो ये सारे स्ट्रेटजीज़ अपनाए गए, गवर्नमेंट ने ये स्ट्रेटजीज़ यूज़ करी ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना वो इंडिया को हो और इंडिया के लोगों को हो, रेदर देन हमारे ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दूसरी कंट्री में जाए। तो ये सारे स्ट्रेटजीज़ उन्होंने अपनाए थे। अब इस टॉपिक में क्या देखो, अब ये आ गया मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट पार्ट, ठीक है, जिसमें तुम्हें जितना भी पढ़ाया ना उन सब का टेस्ट समझ लो या फिर मिनी टेस्ट समझ लो इसको। अब इन सब के आंसर्स आपको इस स्लाइड्स में इजीली मिल जाएंगे और मैंने सारी चीज़ें आराम से समझा रखी है, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो चलो पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉरेन ट्रेड फ्रॉम 1950 टू 1990। देखो इसमें अभी मैंने जितना फॉरेन ट्रेड समझाया है ना, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ, तारीफ एंड कोटाज, वो सब आएगा, सब कुछ लिख देना इसमें, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है, इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पॉलिसीज आर यूज टू एनकरेज द डेवलपमेंट इन बैकवर्ड रीजन एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। इतने सारे पॉलिसीज़ पढ़ लिए, इंडस्ट्रियल सोप्स पढ़ लिए हम लोगों ने, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पढ़ ली, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशंस पढ़ लिए, वो सारा इसी का तो कंटेंट है ना। तो एक सुंदर सा आंसर फ्रेम करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो और अदरवाइज अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द रिस्क अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। ये टॉपिक तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, एक एक चीज़ बताई है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बताया है। अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना दैट मुझे अच्छे आंसर्स लिख के दिखाओ। तो अपनी नोटबुक खोलो और जल्दी जल्दी आंसर्स लिखना शुरू करो। और अगर तुम्हें स्टिल किसी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका आंसर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, वो भी तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करें, बोर्ड्स आने वाले हैं जो तुम्हारे। चलो बाय, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।